Glory, strength, and honor to everybody. And today we are going to deal with इंडियन क्लासिकल पोएटिक्स यानी कि ध्वनि रसा और अलंकार हम एक साथ पढ़ेंगे। इसको हम ये भी बोल सकते हैं ध्वनि रस और अलंकार बाय दिव्या त्रिपाठी एंड प्रखर त्रिपाठी। दिव्या इज नॉट part of the video, but she is part of the PDF. She created the whole PDF and notes for the PDF, which I converted. And if you want to buy the PDF, do contact on this number. It is my personal number, which we can say. And while contacting, एक चीज का ध्यान रखिएगा सभी लोग कि do text me, don't call me. Or you can follow me on my IG handle, that is Prakash Tripathi 011. And without wasting any further time, let us begin. So let us begin without wasting any further time. रसा या फिर रस थ्योरी इज सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन इंडियन एस्थेटिक्स। तो ये एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, यानी कि बहुत जाना माना कॉन्सेप्ट है। इसके लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे जो लिखा है एस्थेटिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि कंसर्न्ड हो विथ ब्यूटी, द थिंग दैट आर, या फिर कह सकते हैं द थिंग्स विच आर कंसर्न्ड विथ ब्यूटी, मोर कंसर्न्ड विथ ब्यूटी। तो रसा थ्योरी इंडिया में अगर किसी भी चीज की बात होगी दैट इज रिलेटेड टू ब्यूटी, तो उससे कुछ ना कुछ रस निकलता होगा, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमन इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड इन आर्ट एंड लिटरेचर, कि किस तरह से ह्यूमन इमोशन जो है या फिर जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो कैसे आर्ट और लिटरेचर में एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो ये जो है एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमंस इन आर्ट एंड लिटरेचर कैसे एस्थेटिकली निकल के आते हैं, उसको हम रसा के अंदर अंडर पढ़ सकते हैं। एक अम्ब्रेला है जिसका नाम रस है, और यह रसा है वो एस्थेटिक है यानी कंसर्न्ड विद ब्यूटी है, और उसके अंडर में ह्यूमन इमोशंस आते हैं, और ह्यूमन इमोशंस जो कि निकलते हैं आर्ट एंड लिटरेचर में। इट इज एज सिंपल एज दिस। रसा इज एस्थेटिक फ्लेवर, यानी कि एक ऐसा फ्लेवर जो कि ब्यूटी से रिलेटेड हो, और इमोशनल रिस्पॉन्स दैट वर्क ऑफ आर्ट गेट्स, यानी कि हम किसी भी पीस ऑफ वर्क को या पेज ऑफ वर्क को या वर्क ऑफ आर्ट को पढ़ने के बाद किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो जो हमारा रिस्पॉन्स है दैट इज रसा इवोक्ड इन द ऑडियंस, यानी कि वो हमारे अंदर आ जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ कंटेम्पलेटिव एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे दो कीवर्ड्स इस्तेमाल हो गए, कंटेम्पलेटिव, डीप लॉस्ट इन थॉट या फिर डीपली लॉस्ट इन थॉट। यानी कि जब भी आदमी कोई कुछ अगर कोई आदमी सीरियस रीडिंग करता है, आजकल के समय में तो कोई सीरियस रीडिंग करना नहीं चाहता, लेकिन एक आदमी, इंसान या औरत या बच्ची या बच्चा कभी भी कोई सीरियस रीडिंग करता है, तो सीरियस रीडिंग के बाद कंटेम्पलेटिव एब्स्ट्रैक्शन आता है। कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है डीपली लॉस्ट इन अ थॉट। आप किसी एक चीज में खो जाते हैं, एक अच्छा टेक्स्ट पढ़िए, एक अच्छा वर्क पढ़िए, एक अच्छा नॉवल पढ़िए, एक अच्छी पोम पढ़िए, तो आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है वो जो आइडिया है, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स आइडिया और नोशन, तो आप उस आइडिया में डीपली लॉस्ट हो जाते हैं या उस पर्टिकुलर चीज में डीपली खो जाते हैं। दैट ट्रांसफॉर्म्स द वर्ल्ड अराउंड अस विद द इनवर्डनेस ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स। अब हमारे आसपास का वर्ल्ड उससे बदल जाता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं दोस्तोवस्की पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि मेरा कमरा बहुत छोटा सा है, छोटी छोटी बहुत सारी सीनरीज लगी हुई हैं, एक घड़ी है, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और आसपास का जो वातावरण है बहुत ज़्यादा सीरियस है। वहीं पे अगर मैं विलियम शेक्सपियर पढ़ रहा हूँ या उनकी कोई ट्रेजेडी पढ़ रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास के लोग बहुत कनिंगली बिहेव कर रहे हैं। अगर मैं यही महेश दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशंस पढ़ रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि रिलीजन के नाम पे लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरे आसपास का जो वातावरण है वो बदल जाएगा। ये अब हम क्या करेंगे कि ये जो इमोशन या थॉट में हम बह चुके हैं या सोच रहे हैं, हम उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचेंगे कि वो हमारे आसपास की चीज़ों को भी ट्रांसफॉर्म कर देगा। मान लीजिए आपने कोई एक कविता पढ़ी जहाँ पे पानी के बहने की बात होती है, और वो बात इस तरह से हो रही है कि पानी बहुत सुंदर तरीके से बहता है, तो आपके अगर आसपास भी पानी होगा तो यू विल बिगिन टू इमेजिन दैट कि हाउ दैट इज फ्लोइंग, वो वाटर का फ्लो क्या है। ठीक है, यू विल नॉट केयर अबाउट द फिजिक्स, यू विल नॉट केयर अबाउट विस्कोसिटी, कि फिजिक्स में विस्कोसिटी लेयर बाय लेयर पानी बहता है। यू विल केयर कि ये ब्यूटीफुल है, कैसा ये ब्यूटीफुल पानी बह रहा है, ब्यूटीफुल तरीके से पानी बह रहा है। तो इनवर्डनेस का मतलब होता है लिमिटेड टू वन सेल्फ ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स। तो हमारे आसपास की जो ह्यूमन फीलिंग्स है वो ट्रांसफॉर्म होता हो जाती है ड्यू टू रसा। हिस्ट्री क्या है?
द थ्योरी ऑफ रसा इज एट्रीब्यूटेड टू द सेज प्रीस्ट, यानी हमारे इंडिया में एक सेज या प्रीस्ट थे, सेज भी कह सकते हो प्रीस्ट भी कह सकते हो, तपस्वी भी थे, बाबा भी थे, एंड ही इज नॉट one of those corrupted babas nowadays, but he was someone who really contributed in literature and art. तो उनका नाम भरत था, इसको आप भरता मुनि भी पढ़ते हैं, who may have lived between first century BCE, before common era. The rhetorician and philosopher, sorry for that. The rhetoric, अभी देखो यहाँ पे RHETORICIAN, तो रेटोरिशियन या फिर रेटोरिशियन का मतलब ये होता है कि कैसे आप वर्ड्स को ब्यूटीफुली इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये बोलूँ मुझे पानी दे दो, और मैं ये बोलूँ कि मुझे जल दे दो जिससे मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, तो इसमें अंतर है। तो किस तरह से जो रेटोरिक्स होते थे, रेटोरिक्स मतलब कि लैंग्वेज का बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस्तेमाल करना, और जो फिलोसोफर थे अभिनव गुप्ता, ABHINAVAGUPTA, अभिनव गुप्ता डेवलप्ड थ्योरी फर्दर अराउंड 1000 CE, यानी कॉमन एरा आफ्टर डेथ इसको कहा जाता है। तो फर्दर अराउंड 1000 CE के आसपास में उन्होंने इसको अपडेट कर दिया, इसको थ्योरी के फॉर्म में ले आए वो। ये जो रसा वाला कॉन्सेप्ट है इसको थ्योरी में ला दिया उन्होंने। सिग्निफिकेंस यानी कि रसा की इम्पोर्टेंट क्या है, तो जो रसा थ्योरी है वो कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है नींव या फिर फाउंडेशन। किस चीज का फाउंडेशन है? इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन इज वाइटल फॉर ऑफ इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन, यानी कि ये जो आपका रसा है वो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन का एक कॉर्नर स्टोन है। और हमारी जो इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन है वो किस तरह से वाइटल है, या फिर इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन को समझने के लिए रसा थ्योरी किस तरह से वाइटल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। रसा थ्योरी इज कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, फुल स्टॉप होना चाहिए था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो वी कैन गो फॉर इट नाउ। अब यहाँ पे आप एक फुल स्टॉप ऐड कर लेना यहाँ पे आप, तो आपका काम बन जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं। लेट मी चूज अ पेन फर्स्ट, हाँ नाउ इट इज गुड। तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप होना चाहिए। इट इज वाइटल या फिर इज वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग इमोशनल एक्सपीरियंसेस इन आर्ट, कि आप आर्ट के थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंसेस कैसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसके लिए रसा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कंसीडर्ड द कार्डिनल प्रिंसिपल। कार्डिनल प्रिंसिपल का अगर मैं बताऊं मतलब, तो कार्डिनल का मतलब होता है सेंट्रल और एसेंशियल। ये बहुत एसेंशियल या सेंट्रल प्रिंसिपल है ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स यानी कि कंसर्न विद ब्यूटी, ये बहुत ज्यादा कार्डिनल का मतलब दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सेंट्रल या एसेंशियल, ये बहुत ज़्यादा सेंट्रल है या बहुत ज़्यादा एसेंशियल है इंडियन एस्थेटिक्स के लिए, यानी कंसर्न विद ब्यूटी वाली चीज़ों के लिए। एंड टच स्टोन टू क्रिएट एनी डट। अब ये देखो टच स्टोन का मतलब है कि एक तरह से डिवाइस अंडर टेस्ट कह सकते हो इसको। अगर आपको कोई भी, ये लाइन आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसा देखो कि अगर आपको कोई भी डिवाइस बनानी है जिसको लोग सोचें समझें, डट का मतलब डिवाइस अंडर टेस्ट, मैंने यहाँ लिखा हुआ है DUT, आई शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट एंडेड एक्चुअली। यहाँ डट का मतलब ये है कि कैसे आप रसा थ्योरी का इस्तेमाल करके आप किसी एक पर्टिकुलर इमोशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हो। कई लोगों को ये वाली लाइन में दिक्कत हो रही होगी, एस्थेटिक एंड टच स्टोन ऑफ एनी क्रिएटिव पीस ऑफ आर्ट भी कर सकते हो इसको। फॉर सिंपल अगर कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा सिंपल मैं कर दूं अगर इसको, तो इसको आप पीस ऑफ आर्ट कर लो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। PIEC, पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। तो आप, ये टच स्टोन है या बहुत ज़्यादा इसेंशियल प्रिंसिपल है जिससे कोई भी अच्छी पीस ऑफ आर्ट बन जाती है, यहाँ पे यही कहने का सिंपल सा मतलब है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद फर्दर टॉपिक्स। ओके, भाव रसा थ्योरी इज क्लोजली कनेक्टेड विद भाव। अब देखो भाव रसा थ्योरी से एक थ्योरी निकलती है, थियरी निकलती है जिसका नाम है भाव रसा थ्योरी। तो विच आर, अब देखो भाव रसा थ्योरी जो है वो भाव पे बात करेगी। सिंपल सा लॉजिक हो सकता है कि रसा थ्योरी उसके आगे भाव लग गया तो वो भाव पे बात करेगी। विच आर द इमोशंस दैट वर्क ऑफ आर्ट अपील्स टू रसा थ्योरिस्ट। क्लासिफाई भाव इनटू टू टाइप्स।
अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाव रसा थ्योरी से भाव रसा थ्योरी पे आए। भाव रसा थ्योरी के भी दो हिस्से हैं, एक है स्थायी भाव, एक है संचारी भाव। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रसा थ्योरी से भाव रसा थ्योरी के दो पार्ट्स, स्थायी स्थायी भाव और उसके बाद संचारी भाव। नाउ इनकी भी मीनिंग्स देख लेते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? आर इमोशंस दैट डेवलप्ड ग्रेजुअली एंड रिमेन इन हार्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे इमोशंस जो धीरे धीरे तो डेवलप होते हैं लेकिन हार्ट में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। संचारी भाव एक ऐसा भाव, आर इमोशंस दैट कम ऑन सडन, सॉरी, या फिर संचारी भाव आर इमोशंस दैट कम ऑन सडनली एंड डिसअपीयर क्विकली। ऐसे इमोशंस या ऐसे भाव जो अचानक से आएंगे और अचानक से ही डिसअपीयर कर जाएंगे, तो दैट आर संचारी भाव। और अचानक से आने के बाद अचानक से गायब भी हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ रसा देखा जाए तो इरोटिक रसा होता है जिसको श्रृंगार रसा कहते हैं, फिर कॉमिक रसा जिसको हास रस कहते हैं, फिर पैथेटिक जिसको करुण करुण रस कहते हैं, फिर फ्यूरियस जिसको रुद्र रस कहते हैं, फिर हीरोइक रस आएगा, फिर टेरिबल रस आएगा, फिर ऑडियस आएगा जिसको टेरिबल को भयानक, ऑडियस को विभत्स, उसके बाद मार्वलस को अद्भुत, और क्वाइटेस्थेटिक को या फिर क्वाइटिस्टिक को शांति भाव कहेंगे। अच्छा, ओडियस का मतलब होता है ऑफेंसिव, ओ डबल एफ ई एन एस आई वी ई, ऑफेंसिव। ऑडियस का मतलब होता है ओ डबल एफ ई एन एस आई वी ई। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दिस। अब यहाँ पे हम, ये टॉपिक हमारा रसा थ्योरी कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ ध्वनि थ्योरी। या फिर ध्वनि क्या है? ध्वनि थ्योरी नहीं है एक्चुअली, सिर्फ ध्वनि हमें पढ़ना है। Dhwani is the concept that refers to a layer of meaning that goes beyond the denotation and connotation of words. ओके, तो यहाँ पे देखो, ध्वनि ये कॉन्सेप्ट है जो रिफर करता है लेयर ऑफ मीनिंग की तरफ। लेयर ऑफ मीनिंग का मतलब होता है डेनोटेशन, या फिर डिनोटेटिव मीनिंग का मतलब होता है लिटरल मीनिंग या फिर प्राइमरी मीनिंग। यानी जो लिखा है उसका एज इट इज मतलब निकालो डिक्शनरी की मदद से। और उसके बाद आगे की अगर और उसके बाद अगर आगे का देखा जाए तो उसके बाद आता है कोनोनेशन या फिर कोनोटेटिव मीनिंग या फिर कनोटेटिव मीनिंग, CONNOTATIV, यहाँ पे कोनोनेशन लिखा है। तो कनोटेटिव मीनिंग का मतलब ये होता है कि आपने डिक्शनरी की मीनिंग का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन आपने मेटाफोरिकल मीनिंग्स निकाले। मेटाफोरिकल मीनिंग्स का मतलब ये है कि लिखा है राम गोस, ठीक है, सिंपल सा लिखा है राम जाता है, लेकिन आप अगर इसको मेटाफोरिकली देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि अच्छा राम जा रहे हैं, यानी कि राम शायद वनवास के लिए जा रहे हो। तो ये आपने अपने दिमाग से निकाल लिया। ये तो एक एग्जाम्पल है। आई वॉज नॉट टारगेटिंग एनी रिलीजन और एनी पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ द सोसाइटी, बट मैंने इसका एक एग्जाम्पल ले लिया। तो यहाँ पे यही देखने लायक बात है कि जो डेनोटेटिव मीनिंग होती है वो सिंपल बात करेगी, और जो कनोटेटिव मीनिंग होगी वो एक तरह से सजेस्टिव मीनिंग होगी कि क्या और मतलब हो सकता है। इट इज थ्योरी ऑफ मीनिंग एंड सिंबोलिज्म। अब देखो यहाँ पे थ्योरी आ रहा है, इट इज थ्योरी, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसमें मीनिंग और सिंबोलिज्म पे ज्यादा ध्यान देना है। दैट इज कंसीडर्ड द सोल ऑफ पोएट्री। ये ध्वनि जो है एक ऐसी थ्योरी है या एक ऐसा मीडियम है या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सिंबोलिज्म को पढ़ेंगे और उस आप देखेंगे कि मीनिंग को भी पढ़ेंगे। हम सिंबोलिज्म और मीनिंग को पढ़ेंगे और सिंबोलिज्म और मीनिंग ही जो होता है वो सोल ऑफ पोएट्री होता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सिंबोलिज्म एंड मीनिंग आर कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ या फिर सोल ऑफ पोएट्री। सोल ही लिखिएगा आप लोग भी। ध्वनि इज ऑल्सो नोन एज रेजोनेंस और सजेशन। ध्वनि का दूसरा नाम रेजोनेंस भी हो सकता है और सजेशन भी हो सकता है। मीनिंग देखा जाए, ध्वनि इज सजेस्टेड मीनिंग दैट इमर्ज, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, when the conventional or literal meaning of words is secondary। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ध्वनि सजेस्टेड मीनिंग की बात करेगा, यानी कि अगर लिखा है, मैंने जो लास्ट एग्जांपल लिया था कि राम जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राम जा रहा है। राम कहाँ जा रहा है? राम हो सकता हो सीता के स्वयंवर में जा रहा हो, राम हो सकता हो कि आपके आपके वनवास पे जा रहे हैं, और राम हो सकता है राजगद्दी पे बैठने जा रहे हैं वनवास से लौटने के बाद, राम हो सकता है लंका पे चढ़ाई करने जा रहे हो। तो बहुत सारे मीनिंग है। तो यहाँ पे हमारा और आपका दिमाग प्ले में आता है। प्ले में आने का मतलब है कि काम करता है, और काम करने के बाद सजेस्टिव मीनिंग निकाल लेता है। और जो लिटरल मीनिंग होती है या फिर जो डिक्शनरी वाली मीनिंग है, इसका मतलब है कि राम कहीं जा रहा है, और कहाँ जा रहा है ये नहीं मालूम,
तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ देखा जाए इस चीज़ को। तो यहाँ पे ध्वनि का मतलब ये है कि ध्वनि मेटाफोरिकल मीनिंग्स पे बात करेगी या फिर सजेस्टिव मीनिंग की पे ही बात करेगी, कोई सिंपल मीनिंग पे बात नहीं करेगी ध्वनि। ओके, पर्पस पढ़ा जाए, पर्पस क्या है ध्वनि का? ध्वनि इज मीन्स फॉर इवोकिंग, ध्वनि इज अ मीन्स फॉर इवोकिंग इमोशंस इन द लिसनर। अगर ध्वनि होगी तभी आपके लिसनर के अंदर इमोशंस आएंगे। इंपॉर्टेंस देखा जाए तो आनंद वर्धना, अ लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ ध्वनि, बिलीव दैट ध्वनि इज सोल ऑफ पोएट्री। तो एक आदमी थे and he was a great scholar actually, तो he believed that ध्वनि जो है वो सोल ऑफ पोएट्री है। ये हम लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं, लास्ट पेज पे पढ़ चुके हैं। he believed that only meaning that have he believed that only meanings that have supreme quality appeal to the heart and mind and win the admiration of sensitive critics as the soul of poetry। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि आनंद वर्धना जो थे वो ये मानते थे कि अगर नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग वाली बातें होंगी तो पोएट्री पोएट्री बन ही नहीं सकती है, लिटरेचर लिटरेचर बन ही नहीं सकता। तो यानी कि सजेस्टिव मीनिंग्स जिसको आप कनोटेटिव मीनिंग्स ही कहेंगे, तो कनोटेटिव मीनिंग्स की ही बात की जानी चाहिए। और कनोटेटिव मीनिंग्स पे बात होगी तब आपके हार्ट को, सोल को, माइंड को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और जब आप इस तरह से सोचेंगे तो ही आप उस पर्टिकुलर लिटरेचर के वर्क में खो जाएंगे या खो पाएंगे। खो पाने का मतलब ये है कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करेंगे, और जब आप बहुत ज़्यादा विचार करेंगे तब जाके वो एक लिटरेचर का वर्क सक्सेसफुल माना जाएगा। क्लासिफिकेशन देखा जाए ध्वनि का तो आनंद वर्धना क्लासिफाइड ध्वनि इनटू टू टाइप्स, लक्षणा बॉर्न ध्वनि एंड अभिधा बॉर्न ध्वनि। अच्छा देखो, लक्षणा बॉर्न ध्वनि को अगर संस्कृत में पढ़ना हो जो कि यहाँ लिखा है तो इसको पढ़ा जाएगा अविवाक। अगर इसको और सिंपल कर दूं, अविवाक इस्तावाच। ठीक है, अविवाक इस्तावाच। इट इज डिफिकल्ट because it is derived from Sanskrit. It seems to be difficult because it is derived from Sanskrit। और इसको बोलने के बाद मेरा इंग्लिश का भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लड़खड़ा रहा है, तो भाई याद उत कर लेना अपना स्पेलिंग। आई एम नॉट गोइंग टू प्रोनाउंसिएट इट अगेन। ओके, लेट मी हैव अ ट्राई। अगेन ट्राई करेंगे। अविवाक इस्तावाच। ओके, अविवाक इस्तावाच। ओके, डन। अविवाक इस्तावाच, या फिर इसको लक्षणा बॉन्ड ध्वनि भी कहते हैं, तो यही वाला याद कर लेना। यहाँ पे ये जो स्पेलिंग दिया है दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, ये अभी मैंने नोटिस किया। सॉरी फॉर दिस एंड लेट मी राइट द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ VIVAK, ये इट इज के। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि साफ सुथरा हो। VIVAKSTANYA। ओके, इट इज गेटिंग टफ। PARAVACHYA। देखो भाई, मैंने लिख तो दिया है क्योंकि मैंने रट लिया है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्स, तो मुझे तो याद कर लिया है, मुझे लिखना है क्योंकि। और इसको पढ़ते क्या है? विवाक स्तन्य परावाच, विवाक स्तन्य परावाच। थैंक्स टू दिव्या who taught me कि how to pronunciate these difficult संस्कृत words। तो इसको पढ़ते हैं विवाक स्तन्य परावाच या फिर अभिधा बॉर्न ध्वनि। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो लक्षणा बॉर्न ध्वनि है जिसको अविवाक वाच्य बोलेंगे, दैट इज मेटाफोरिकल मीनिंग। ठीक है, और उसके नीचे वाला जो पार्ट है यानी कि अभिधा बॉर्न ध्वनि, वो है लिटरल और प्राइमरी मीनिंग। तो यानी कि अगर नॉर्मल बातें की जाए तो दिस इज कनोटेटिव मीनिंग एंड दिस इज डिनोटेटिव वन। बस सिंपल है, इसको अपना फिगर आउट कर लेना कि जो लक्षणा बॉर्न ध्वनि है वो मेटाफोरिकल है, यानी कि इट इज कनोटेटिव, सजेस्टिव मीनिंग पे बात करेगा। और जो अभिधा बॉर्न ध्वनि है वो है डिनोटेटिव, डिनोटेटिव यानी कि डिक्शनरी मीनिंग पे बात करेगा। अब देखा जाए तो व्हाट आर अलंकार्स। लेट मी शिफ्ट टू स्केल अगेन। I'm quitting the pen, I'm shifting to the scale।
ओके, लेट मी क्लियर, आई विल नॉट क्लियर द स्क्रीन, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। अगर किसी को स्पेलिंग वगैरह लिखनी होगी तो वो लिख लेगा। अलंकार देखो इज अ संस्कृत टर्म, ये एक संस्कृत टर्म है दैट रेफर्स टू यूज ऑफ लिटरेरी एलिमेंट्स टू इनहेंस द ब्यूटी ऑफ पोम। अगर आपको किसी भी पोम या लिटरेचर के वर्क की ब्यूटी को इनहेंस करना है तो आप अलंकार का इस्तेमाल करिए। इट कैन ऑल्सो रेफर टू साइंस ऑफ एस्थेटिक्स दैट डील्स विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। अब देखो एस्थेटिक्स क्या है? एस्थेटिक यानी कि किसी भी चीज को ब्यूटीफाई कर देना, कंसर्न्ड विद ब्यूटी। तो एस्थेटिक्स जिस साइंटिफिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक चीजों का मतलब कि जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम संस्कृत में अलंकार बोलते हैं। एज सिंपल एज दिस। ओरिजिन देखा जाए तो द टर्म अलंकार ओरिजिनेटेड एज अ वैदिक टर्म दैट मेंट टू मेक सफिशिएंट, यानी अलंकार का जो कह सकते हैं बर्थ हुआ है या जो ओरिजिनेशन हुआ है, दैट वाज फ्रॉम वैदिक एंड संस्कृत। इट वाज फ्रॉम वैदिक टर्म, इट वाज फ्रॉम वेदास एक्चुअली। और इसका मतलब होता है टू मेक सफिशिएंट, कि किसी चीज को पूरा कर देना, या फिर किसी चीज को पूरा करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, दैट कैन बी टर्म्ड एज अलंकार। टाइप्स ऑफ अलंकार में शब्द अलंकार आते हैं और अर्थ अलंकार आते हैं। तो कुछ शब्द अलंकार मैं छाट के लाया हूँ, मैं क्या, इसको दिव्या ने छाटा है। इट हैज थ्री क्लासिफिकेशन, इसमें थ्री क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहला है अनुप्रास, जिसको आप एलिट्रेशन बोलते हैं, द रिपीटेड अपीयरेंस ऑफ कॉन्सोनेंट इन अ सेंटेंस इज नोन एज अनुप्रास, यानी कि कोई एक लेटर रिपीट होगा तो उसको हम बोलते हैं कि अनुप्रास है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, जो भी है आगे, और इसी को हम एलिट्रेशन बोलते हैं। यमक यानी कि होमोनिम, व्हेन अ सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड रिपीट्स मोर देन वंस बट अपीयर्स विद डिफरेंट मीनिंग। सेम सेम चीजों को बार बार इस्तेमाल करना, यानी सेम चीज यानी सेम वर्ड को इस्तेमाल करना लेकिन अलग अलग मीनिंग होगा। आई यूज द बो टू बो द एनिमी, ठीक है। आई यूज द बो यानी कि मैंने धनुष का इस्तेमाल किया, टू बो द एनिमी यानी कि वो अपना सर झुका ले। मैंने धनुष का इस्तेमाल किया, आई यूज द बो कॉमा, कि मैंने धनुष इस्तेमाल किया, टू बो द एनिमी, कि अब जो मेरे दुश्मन है वो मेरे सामने सर झुका ले। फिर आता है श्लेष अलंकार, सॉरी फॉर द शॉर्ट थ्रोट। श्लेष अलंकार का मतलब होता है पन। श्लेष अलंकार, हाँ, नाउ इट साउंड्स बेटर। श्लेष अलंकार का मतलब होता है पन, अ वर्ड विच इज यूज्ड वंस बट शोज मोर देन वन मीनिंग, एक ऐसा वर्ड जो एक बार तो दिखे लेकिन उसकी एक से ज्यादा मीनिंग हो। अब देखो जैसे टेड ह्यूज की जो क्रॉस वाली पोम है, टेड ह्यूज नहीं, इट इज शायद लैंगस्टन ह्यूज है वो। डू करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या था वो, मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद वो लैंगस्टन ह्यूज है। लेट मी चेक, जस्ट अ सेकेंड, तुरंत चेक करके बता देता हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा मैं। ओके ओके, इट इज, यस इट इज लैंगस्टन ह्यूज। लैंगस्टन ह्यूज की वो जो पोम है क्रॉस, तो क्रॉस में वो ब्रीड का भी क्रॉस है और होली क्रॉस यानी कि जीसस क्राइस्ट का भी क्रॉस है, जिसमें उनको क्रूसीफाई किया गया था। तो पन का मतलब ये होता है, जिसको श्लेष अलंकार बोलते हैं। फिर आते हैं अर्थ अलंकार। लेट मी यूज द पेन ऑफ अ डिफरेंट कलर। फिर आता है अर्थ अलंकार, और अर्थ अलंकार में तीन क्लासिफिकेशन नॉर्मल सा मिलता है, जिसमें आता है उपमा अलंकार, जो कि होता है सिमली, व्हेन अ पर्सन और थिंग इज अप्रिशिएटेड और कंपेयर्ड इन अ पोम विद अ वेल नोन थिंग और पर्सन। तो सिमली का मतलब है एज और लाइक का इस्तेमाल होता है, ये तो सिंपल सबको पता है, लेकिन हिंदी में किसी भी चीज का किसी भी चीज से कंपेयर करना। और ये जो कंपेयर है, कंपैरिजन होगा, वो कुछ शब्दों को लगा करके किया जाएगा, जैसे इंग्लिश में इसको एज और लाइक के थ्रू किया जाता है। और जिस चीज से कंपेयर किया जाएगा वो नोन चीज होनी चाहिए, यानी फेमस चीज होनी चाहिए। फेमस इन द सेंस हम सबको उसके बारे में पता हो तो काम चल जाएगा। रूपक अलंकार यानी मेटाफर, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स which is completely different to each other and have some similar characters या फिर characteristics। अब यहाँ पे देखो मेटाफर, या फिर ये तो हिंदी वाला देख रहे हैं हम लोग। रूपक अलंकार को कब इस्तेमाल किया जाता है? उन दो चीजों को कंपेयर करने के लिए जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है लेकिन उनके अंदर कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तब रूपक का इस्तेमाल होता है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे कहते हैं नहीं, आई एम बर्निंग लाइक द सन फॉर माई अवेंजेंस या फिर रिवेंज, कि मैं आग की तरह जल रहा हूँ, सूर्य की आग की तरह जल रहा हूँ अपने बदले के लिए। तो आग में आदमी जल ही रहा है, मन ही मन जल रहा है।
और सूर्य भी जलता है। अब आदमी अलग आदमी है और सन अलग है। सन यूनिवर्स यूनिवर्स में एक बड़ी एंटिटी है, और एक जो आदमी है वो बहुत छोटी एंटिटी है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्स, अगर हम ह्यूमनिज्म को इसमें ना लाएं। तो यहाँ पे देखो कि एक जो आदमी है वो बोल रहा है कि मैं जल रहा हूँ सन की तरह। तो कैसे जल सकते हो भाई, लेकिन फिर भी ये मेटाफर है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, तो ये मेटाफर है इंग्लिश में। और नॉर्मली देखा जाए हिंदी में, तो अगर किसी भी चीज की तुलना किसी एक ऐसी चीज से की गई है जो बिल्कुल ही विपरीत है, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज हैं वो बिल्कुल सेम है, फिर आता है अतिशयोक्ति। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू exaggerate समथिंग और समवन आर नोन एज अतिशयोक्ति अलंकार। किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। और यहाँ पे अतिशयोक्ति में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे पता करके बताइएगा कि अतिशयोक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि यू हैव वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप सो कि मैंने इसके साथ जस्टिस किया हो। और इफ यू like the video, do subscribe and share to your friends. Glory, honor, and strength to you all. Hoping to meet you with another video or see you in the another video. Thank you.